गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारे नए चैप्टर का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले एंट्रीज करते हैं, फिर उन एंट्रीज की रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं। फिर जब ईयर एंड होता है तो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और लास्ट में फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ये है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फ्रेंड्स, उसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग भी होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, उसके लिए एंट्रीज की जाती है, फिर लेजर अकाउंट बनाया जाता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह ही कॉस्ट अकाउंटिंग, वहाँ पर भी डेबिट क्रेडिट, यहाँ पर भी डेबिट क्रेडिट, वहाँ पर भी ट्रायल बैलेंस, डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल मिलेगी, यहाँ पर भी ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट की टोटल मिलेगी। तो यहाँ पर भी अकाउंटिंग होती है, कॉस्टिंग में भी अकाउंटिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के दो मेथड है। एक मेथड का नाम है नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। क्या नाम है? नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। और दूसरे मेथड का नाम है इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। दो मेथड है, नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग और इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग। हमारे कोर्स में दोनों ही मेथड दे रखे हैं। तो इस चैप्टर में हम कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ने वाले, नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को पढ़ने वाले, इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को पढ़ने वाले। और इस चैप्टर में एक और टॉपिक दे रखा है और वो है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन से आपको कुछ याद आ रहा होगा, अकाउंट्स में जो बैंक रिकंसिलेशन पढ़ते थे, वैसा ही एक रिकंसिलेशन यहाँ भी होता है। रिकंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट का रिकंसिलेशन। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमें तीन टॉपिक को पढ़ना है, नॉन इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड और रिकंसिलेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन इंटीग्रेटेड, क्योंकि अगला जो मेथड है इंटीग्रेटेड, वो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने नॉन इंटीग्रेटेड को अच्छी तरीके से समझा है। तो हमारे लिए वो बहुत बहुत छोटा काम हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड और रिकंसिलेशन, तीन टॉपिक। पहले टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे पहले टॉपिक से और वो है नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का ये एक सिस्टम है जो जिसमें हम कॉस्ट अकाउंटिंग करना सीखेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह ही कॉस्ट अकाउंटिंग, जनरल एंट्रीज, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, है ना, यहाँ पर भी कुछ वैसे ही होता है। तो नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग, ये चैप्टर अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर का अगर मैं वेटेज कहूँ कि एग्जाम में इस चैप्टर में से क्वेश्चन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो है 70%। चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तीन टॉपिक में से पहला टॉपिक, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इसके लिए हम एंट्रीज करते हैं, डेबिट क्रेडिट, है ना, और उसके बाद में उन एंट्रीज की पोस्टिंग करते हैं लेजर में और ईयर एंड होने पर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ये जो दे रखा है नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए एंट्रीज करते हैं, फिर उसकी पोस्टिंग करते हैं, मतलब लेजर अकाउंट बनाते हैं, और ईयर एंड होने पर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो दोनों का एक जैसे सिस्टम है। तो क्या जैसा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस सब कुछ करते हैं, क्या वैसा का वैसा कॉस्ट अकाउंटिंग में भी होता है? अगर सेम वैसा ही का वैसा करना हो तो फिर अलग अलग सिस्टम क्यों? फिर तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही। अगर हमें सेम टू सेम वैसा ही करना है तो फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग
और कॉस्ट अकाउंटिंग, ये दो अलग अलग करने का मतलब क्या? फिर तो सेम ही हो रहा है। वैसे तो सिस्टम वही है, पहले रिकॉर्ड करने के लिए एंट्रीज करना, फिर पोस्टिंग करना, मतलब लेजर अकाउंट बनाना, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना, मगर कुछ डिफरेंसेस है। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो करते हैं उससे थोड़ा अलग है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या क्या डिफरेंस है, हम उन डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने वो डिफरेंस समझ लिए, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस समझ लिए, तो आपको बिल्कुल कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, और इतनी अच्छी समझ में आ जाएगी कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेकार लगने लगेगी, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग ईजी है कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जबकि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आती है और आपने महारत हासिल कर रखी है। तो ये जो चैप्टर है फाइनेंशियल, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग का, ये कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईजी है। तो हम सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है करनी। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हमें एंट्रीज है, लेजर अकाउंट है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, बट फिर भी कुछ डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है, हम एक एक डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से समझना, अगर आपने डिफरेंस समझ लिए तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया, मतलब ये नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग आपको समझ में आ जाएगी। केवल आपको ये समझना है कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, टोटल अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो टोटल 4 मेन डिफरेंस है। वैसे तो और भी डिफरेंस है, मगर मेन जो डिफरेंस है वो है 4। कितने डिफरेंस है? 4। अब वन बाय वन एक एक डिफरेंस को हम डिस्कस करते हैं। डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस लीजिए, अब आपके सामने है पहला डिफरेंस। फ्रेंड्स, हम जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है? सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जो आप लोगों ने सीखा है 11th में 12th में, है ना, तो ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ये हम क्यों करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस होता है प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना। इसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, राइट। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस होता है एसेट और लाइबिलिटीज को पता करना। मतलब एसेट और लाइबिलिटीज को पता करने का मतलब है हमारे डेटर्स कौन कौन है और हम उनसे कितने रुपए मांगते हैं, हमारे क्रेडिटर्स कौन कौन है और वो हमसे कितने रुपए मांगते हैं, हमारा बैंक बैलेंस कितना है, हमारा कैश बैलेंस कितना है, हमारी फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन सी है और उसका बैलेंस कितना है, हमारे कहाँ कहाँ से लोन लिए हुए और कितना अमाउंट उसको ड्यू है, हमारी कैपिटल कितनी है, हमारा रिजर्व एंड सरप्लस कितना है ना। मतलब एसेट और लाइबिलिटीज की डिटेल को अगर आपको पता करना हो तो आप क्या देखोगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हर एक एसेट का अकाउंट बनता है, हर एक लाइबिलिटी का अकाउंट बनता है। बिल्कुल आप कभी भी पता कर सकते हो कि हमारे डेटर्स कौन है, कितने रुपए ड्यू है, हमारे क्रेडिटर्स कौन कौन से हैं, वो हमसे कितने रुपए मतलब मांग रहे हैं। सारी डिटेल अगर आपको पता करनी है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट लॉस भी पता करता है और हमारे एसेट और लाइबिलिटीज को भी बताता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मगर ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस एसेट और लाइबिलिटीज को फाइंड आउट करना नहीं है। हम कॉस्ट अकाउंटिंग डेटर की लिस्ट को पता करने के लिए मेंटेन नहीं कर रहे, हम कॉस्ट अकाउंटिंग लाइबिलिटीज को पता करने के लिए मेंटेन नहीं कर रहे, हम कॉस्ट अकाउंटिंग फिक्स्ड एसेट्स को पता करने के लिए मेंटेन नहीं कर रहे। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग में एसेट्स और लाइबिलिटीज को पता करना नहीं है। मेन जो पर्पस है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो है कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना। मतलब हमारा दायरा सीमित है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का दायरा बड़ा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को एसेट्स को भी पता करना है, लाइबिलिटीज को भी पता करना है, प्रॉफिट लॉस को भी पता करना है, खर्चे का भी पता करना है, सेल्स का भी पता रखना है, सब कुछ पता रखना है फाइनेंशियल अकाउंटेंट को। इसीलिए वो क्या करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बट कॉस्ट अकाउंटेंट का पर्पस एसेट लाइबिलिटीज को फाइंड आउट करना नहीं है। हमें कॉस्ट अकाउंटेंट को हमें ये नहीं पता करना है कि हमारी एसेट्स कौन कौन सी है,
हमारे डेटर कौन कौन है, हमारी लाइबिलिटीज कौन कौन सी है, हमारे क्रेडिटर कौन कौन से, हमारा कहाँ से कितना लोन लिया हुआ है, हमारी कैपिटल कितनी है, हमारा रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, ये सब कुछ कॉस्ट अकाउंटेंट को पता करना नहीं होता, उसकी लाइबिलिटी नहीं है। कोई आके उसको कॉस्ट अकाउंटेंट को ये नहीं कहता बताओ डेटर्स कौन कौन है और हम उनसे कितने रुपए मांगते हैं, क्योंकि उसका ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस डेटर्स को, क्रेडिटर्स को, कैश को, बैंक को, एसेट की डिटेल को ये फाइंड आउट करना नहीं है। हमारा पर्पस है कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा पर्पस डेटर, क्रेडिटर, एसेट, फिक्स्ड एसेट्स, लाइबिलिटीज, लोन, क्रेडिटर्स, ये सब कुछ फाइंड आउट करना है ही नहीं, तो हम इन सारे अकाउंट को मेंटेन ही नहीं करते। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में डेटर के अकाउंट बनते ही नहीं है, क्रेडिटर के अकाउंट बनते ही नहीं है, फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट बनते ही नहीं है, कैश का अकाउंट बनता ही नहीं है, बैंक का अकाउंट बनता ही नहीं है। आप समझ रहे, ये सारे अकाउंट बनते ही नहीं है, कैपिटल का अकाउंट बनता ही नहीं है, लोन का अकाउंट बनता ही नहीं है। ये सारे अकाउंट कॉस्ट अकाउंटिंग में मेंटेन होते ही नहीं है। कौन कौन से अकाउंट? अगर आप एसेट साइड से देखो तो फिक्स्ड एसेट्स, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट कॉस्ट अकाउंटिंग में मेंटेन नहीं होता। बिल्डिंग का अकाउंट नहीं बनता, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट नहीं बनता, फर्नीचर का अकाउंट, जो भी फिक्स्ड एसेट्स आप जो भी फिक्स्ड एसेट जानते हो, किसी भी फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में बनाना नहीं होता। कैश बैंक के अकाउंट, कैश बैंक के अकाउंट कॉस्टिंग में मेंटेन ही नहीं होते, डेटर के अकाउंट कॉस्टिंग में मेंटेन नहीं होते, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट कॉस्टिंग में मेंटेन नहीं होता। मतलब ये अकाउंट बनते ही नहीं है कॉस्टिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में ये एसेट के अकाउंट बनते ही नहीं है। बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट कॉस्टिंग में नहीं बनता। अच्छा, लाइबिलिटी साइड में देखो तो कैपिटल का अकाउंट, कोई भी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या नॉर्मल कैपिटल, कोई भी अकाउंट नहीं बनता। रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंट नहीं बनता। और क्या नहीं बनता? यहाँ पर लोन का अकाउंट नहीं बनता, क्रेडिटर का अकाउंट नहीं बनता, बिल्स पेबल का अकाउंट नहीं बनता। ये सारे अकाउंट बनते ही नहीं है। तो आपने कहा ये तो बहुत छोटा काम हो गया, जब इन सारे अकाउंट को मेंटेन ही नहीं करना तो मजा आ गया। अब मान लो हमें डेटर से रुपए मिले, डेटर से चेक मिला, तो डेटर से चेक मिला तो आप क्या एंट्री करते हो? हमें डेटर से चेक मिला, इसकी एंट्री फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होती है? हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, अगर कैश मिलती है तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, यही एंट्री करते हो आप। अगर हमें डेटर से चेक मिला तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स का एंट्री करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ये एंट्री करते हैं। मगर कॉस्ट अकाउंटिंग में ना तो बैंक का अकाउंट ओपन करना है और ना डेटर का अकाउंट ओपन करना है, ना तो बैंक का अकाउंट मेंटेन करना है, ना डेटर का अकाउंट मेंटेन करना है। तो ये एंट्री फाइनेंशियल अकाउंटेंट तो करेगा। देखो, दो पर्सन है, दो अलग अलग पर्सन है, एक है फाइनेंशियल अकाउंटेंट, एक है कॉस्ट अकाउंटेंट। तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट तो इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। डेटर से चेक मिला, वो तो एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, फिर बैंक अकाउंट में लिखेगा टू डेटर्स, डेटर अकाउंट में लिखेगा बाई बैंक, करेगा वो तो। मगर ये एंट्री कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं रिकॉर्ड करेगा। मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट इस एंट्री को करेगा ही नहीं, क्योंकि ना तो उसको बैंक से मतलब है, ना उसको डेटर से मतलब है। उसने कहा जब मुझे बैंक से मतलब नहीं, जब मुझे डेटर से मतलब नहीं, मुझे बैंक का अकाउंट ही नहीं बनाना, मुझे डेटर का अकाउंट ही नहीं बनाना, तो मैं इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा ही नहीं। ये ट्रांजैक्शन केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होगा। जैसे मान लो हमने फिक्स्ड एसेट्स खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, तो एंट्री क्या करते हैं? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी को परचेज किया, कैश में परचेज किया, तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट उसकी एंट्री करेगा। ये जो ट्रांजैक्शन है फिक्स्ड एसेट्स परचेज, मतलब प्लांट एंड मशीनरी परचेज 2 लाख रुपए, तो इस ट्रांजैक्शन को कौन रिकॉर्ड करेगा? फाइनेंशियल अकाउंटेंट। क्या एंट्री करेगा? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, वो तो एंट्री करेगा।
मगर इस ट्रांजैक्शन को कॉस्ट अकाउंटेंट रिकॉर्ड ही नहीं करेगा, वो इसकी एंट्री करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको ना तो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना है, ना उसको कैश का अकाउंट बनाना है। तो जब प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट नहीं बनाना, जब कैश का अकाउंट नहीं बनाना, तो हमें इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करना है, भूल जाओ इस ट्रांजैक्शन को। फाइनेंशियल अकाउंटेंट इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, मगर कॉस्ट अकाउंटेंट इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेगा, ना तो उसको प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना है, ना उसको कैश का अकाउंट बनाना है। समझ गए? जैसे मान लो हमने शेयर इशू किए, इक्विटी शेयर इशू किए 2 लाख रुपए के, तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट उसकी एंट्री करेगा। क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। मगर इस ट्रांजैक्शन की भी एंट्री कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं करेगा, क्योंकि ना तो उसको बैंक अकाउंट से मतलब है, ना उसको इक्विटी शेयर कैपिटल से मतलब है। तो सोचो कितने सारे ट्रांजैक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग में होते ही नहीं है। तभी मैंने आपको क्या कहा कि कॉस्टिंग बहुत छोटी है, उसका दायरा बहुत छोटा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत बड़ी है। सारे एसेट्स के अकाउंट बनाओ, सारी लाइबिलिटीज के अकाउंट बनाओ, ना तो हमें एसेट्स का अकाउंट बनाना, ना हमें लाइबिलिटीज का अकाउंट बनाना। तो बताओ कितने सारे ट्रांजैक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग में आएंगे ही नहीं, लिखना ही नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग में वो सारे ट्रांजैक्शन। ठीक है, चलो ये तो अच्छी बात होगी, मगर यहां पर एक दिक्कत होगी। अब दिक्कत क्या होगी वो अब हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो हमने वेजेज का पेमेंट किया। क्या किया हमने? वेजेज का पेमेंट किया। तो वेजेज का पेमेंट किया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसकी क्या एंट्री करेगा? वेजेज अकाउंट डेबिट, वेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश, जो भी है। हमने वेजेज का पेमेंट किया तो इसकी एंट्री फाइनेंशियल अकाउंटेंट क्या करेगा? वेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। ठीक। अब कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करेगा? कॉस्ट अकाउंटेंट कहेगा हमें बैंक अकाउंट से तो मतलब नहीं, तो हमें बैंक अकाउंट तो चाहिए, बनाना ही नहीं, तो टू बैंक वाला तो कुछ मामला बैठेगा ही। मगर ये जो वेजेज है ये तो खर्चा है, इसका तो अकाउंट बनाना है। तो अब इस ट्रांजैक्शन को कॉस्ट अकाउंटेंट कैसे रिकॉर्ड करेगा? वो क्या करेगा? इस ट्रांजैक्शन की एंट्री वेजेज अकाउंट डेबिट, बस टू बैंक मत करो, क्योंकि बैंक को तो करना ही नहीं है, बैंक अकाउंट ही नहीं खोलेंगे। जब बैंक अकाउंट खोलना ही नहीं है तो टू बैंक कैसे कर सकते हैं? तो फिर क्या करें? टू में कुछ नहीं, ट्रांजैक्शन वेजेज का पेमेंट किया 2 लाख रुपए, तो एंट्री क्या करोगे? वेजेज अकाउंट डेबिट 2 लाख, बस, क्रेडिट में कुछ नहीं। ये रिकॉर्डिंग ऐसी होगी। तो फिर अगर ऐसे हमने लिखा तो कुछ केवल डेबिट होंगे, कुछ केवल क्रेडिट होगा, तो लास्ट में जब ट्रायल बैलेंस मैच कैसे करेगा? ट्रायल बैलेंस में तो जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होना चाहिए ना। तो आपने तो क्या किया? वेजेज अकाउंट डेबिट, बस, क्योंकि आपको वो जो टू बैंक है, बैंक का अकाउंट खोलना नहीं है, इसलिए आपने टू बैंक की ही नहीं, तो केवल डेबिट ही होगा, कुछ केवल क्रेडिट ही होंगे, बस, कुछ डेबिट कुछ केवल क्रेडिट। तो लास्ट में जाके ट्रायल बैलेंस कैसे मिलेगा, मैच कैसे करेगा? और ये ट्रांजैक्शन, ये एंट्री कंप्लीट कैसे हुई? वेजेज अकाउंट डेबिट एंट्री कंप्लीट हो गई नहीं ना, कोई सिंगल एंट्री सिस्टम थोड़ी ना कि बस एक ट्रांजैक्शन ही डेबिट या क्रेडिट ही होगा, है ना। डबल अकाउंट, डबल अकाउंटिंग का सिस्टम है, मतलब एक कुछ जितना डेबिट होगा उतना उतना क्रेडिट भी होना चाहिए। तो क्या करें? ये तो लफड़े में आ गए, यहाँ फंस गए हम, क्योंकि हमें वेजेज अकाउंट तो बनाना है। यहाँ दिक्कत नहीं हुई, ये जो ऊपर वाला ट्रांजैक्शन था ना, कौन सा, डेटर से रुपए मिले, डेटर से रुपए मिले, उसमें हमें दिक्कत नहीं हुई। क्यों दिक्कत नहीं हुई? क्योंकि ना तो हमें बैंक का अकाउंट बनाना था, ना हमें डेटर का अकाउंट बनाना था, दोनों ही नहीं करने, तो मतलब ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग ही नहीं करनी। मगर दिक्कत यहाँ ये है कि हमें वेजेज का अकाउंट तो बनाना है, एक्सपेंडिचर का तो अकाउंट बनाना ही है ना, मगर बैंक का खाता नहीं बनाना, बैंक का अकाउंट नहीं बनाना। तो फिर इसकी एंट्री वेजेज अकाउंट डेबिट, बस, ये तो गड़बड़ हो गया। एंट्री पूरी कैसे करेंगे? जैसे मान लो हमने डेटर को क्रेडिट सेल्स की, मतलब सेल्स की 5 लाख रुपए का गुड सेल किया उधार, तो हम एंट्री अकाउंटिंग में क्या करते हैं? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री करते हैं। डेटर को हमने उधार बेचा, तो एंट्री क्या करोगे? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, करेक्ट।
अब इस ट्रांजैक्शन की एंट्री कॉस्ट अकाउंटिंग में कैसे होगी? कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है भैया मुझे डेटर का अकाउंट तो नहीं बनाना है, बनानी नहीं है, मगर मुझे सेल्स तो कर लिखनी है, क्योंकि खर्चे और इनकम ये तो लिखनी है ना, तो मुझे टू सेल्स तो करना है, मगर डेटर को डेबिट नहीं करना है क्योंकि डेटर का अकाउंट ही नहीं ओपन करना। तो फिर इस ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होगी? टू सेल्स, डेबिट में कुछ नहीं, केवल क्रेडिट में। ये भी गड़बड़ हो गया, यहां फंस गए फिर हम। जैसे मान लो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। अगर उधार खरीदा है तो टू क्रेडिटर, अगर कैश में खरीदा है तो टू कैश। अब इस ट्रांजैक्शन की एंट्री कॉस्ट अकाउंटिंग में कैसे होगी? हमें परचेज को तो डेबिट करना है, परचेज को तो डेबिट हमें करना है, मगर हमें क्रेडिटर का अकाउंट नहीं बनाना है, हमें कैश का अकाउंट नहीं बनाना है, तो टू में तो कुछ होगा ही नहीं। तो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या करें? परचेज अकाउंट डेबिट, बस। ये तो गड़बड़ हो गया। मतलब दिक्कत कहाँ आ रही है? यहां पर दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि ना तो हमें बैंक का अकाउंट बनाना था, ना हमें डेटर का अकाउंट बनाना था, तो एंट्री नहीं करी। यहाँ ना तो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना था, ना कैश का अकाउंट बनाना था, तो एंट्री नहीं करी। यहाँ पर ना तो बैंक का अकाउंट बनाना था, ना इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना था, तो एंट्री नहीं करी। दिक्कत ही नहीं थी। ना तो डेबिट वाला अकाउंट बनाना था, ना क्रेडिट वाला अकाउंट बनाना था, जीरो, मतलब एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं करना। बट यहाँ दिक्कत यह है कि एक को तो डेबिट या क्रेडिट करना है, मगर दूसरे को नहीं करना। वेजेज टू बैंक, वेजेज को तो डेबिट करना है, मगर बैंक का अकाउंट खोलेंगे ही नहीं, तो टू बैंक करना ही नहीं, तो एंट्री पूरी कैसे करें? वेजेज अकाउंट डेबिट केवल, ये तो एंट्री नहीं हो सकती। यहाँ पर टू सेल्स, ये तो एंट्री नहीं हो सकती। यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट, ये तो एंट्री नहीं हो सकती। तो एंट्री को पूरा करने के लिए, एंट्री को पूरा करने के लिए ये हमारा जो मेथड है नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ये कहता है एंट्री को पूरा करने के लिए आप एक अकाउंट बनाओ। आप क्या करो? एक अकाउंट बनाओ, और वो अकाउंट होगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्या होगा? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, या फिर इसका नाम होता है जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। जहां पर भी आपको एंट्री पूरी करनी हो वहां पर आप इस अकाउंट से एंट्री को पूरा कर सकते हो। मतलब जैसे मान लो डेटर वेजेज का पेमेंट किया, वेजेज टू बैंक, अकाउंटिंग में एंट्री क्या होती है? वेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में एंट्री क्या होगी? वेजेज का अकाउंट तो बनाना है, वेजेज एक्सपेंडिचर है, इसका तो अकाउंट बनाना है, मगर अब बैंक की जगह क्या लिखोगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। बैंक की जगह क्या लिखोगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। मतलब एंट्री पूरी करने के लिए ये जहां जहां पर भी ये अकाउंट आ जाते हैं, इन सारे अकाउंट की जगह पर एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, या फिर इसको कहते हैं जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, एंट्री को पूरा करने के लिए। समझे आप? मतलब जहां पर भी फिक्स्ड एसेट्स है, कैश है, डेटर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग की अकाउंट्स में एंट्री क्या करते हैं? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, ऐसे करोगे। अब कॉस्टिंग में क्या होगा? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करेगा? डेप्रीशिएशन तो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ओके, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, मगर बिल्डिंग का अकाउंट नहीं बनाएगा। बिल्डिंग की जगह क्या लिखोगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। समझे आप? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। जैसे हमने रॉ मटेरियल खरीदा, तो रॉ मटेरियल खरीदा तो हमने अकाउंट्स में एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में एंट्री क्या करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। जैसे हमने डेटर को सेल की, तो एंट्री क्या करोगे? अकाउंट्स में डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कॉस्टिंग में क्या एंट्री करोगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, डेटर की जगह कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट टू सेल्स। तो मतलब इन सारे अकाउंट
की जगह पर, इन सारे अकाउंट की जगह पर एक अकाउंट बनता है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। मतलब कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट कैश अकाउंट भी है, बैंक अकाउंट भी है, डेटर अकाउंट भी है, क्रेडिटर अकाउंट भी है, कैपिटल अकाउंट भी है, सब कुछ है, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट भी है। इन सारे अकाउंट की जगह पर एक अकाउंट, और वो होता है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। फैक्ट्री ओवरहेड का पेमेंट किया, फैक्ट्री ओवरहेड का पेमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या एंट्री करते हो, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश, करेक्ट। अब हम कॉस्टिंग में क्या एंट्री करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। मतलब ये अकाउंट जो है ना, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये लाइबिलिटी का अकाउंट भी है, एसेट का अकाउंट भी है। ये नहीं कह सकते ये केवल एसेट है, ये नहीं कह सकते ये लाइबिलिटी है, ये दोनों है, एसेट लाइबिलिटी सबका एक रिप्रेजेंट अकाउंट हमने बना दिया कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो इन सारे अकाउंट, ये जितने भी मैंने अकाउंट लिखे हैं, इन सब अकाउंट की जगह पर एक नाम आएगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि हमें एंट्री भी तो पूरी करनी है। हाँ, अब जैसे मान लो हमने फिक्स्ड एसेट्स खरीदी, तो फिक्स्ड एसेट्स खरीदने की एंट्री क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मैंने आपको कहा कि फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट की जगह क्या आएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, शॉर्ट में लिखा है CLC, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। और बैंक अकाउंट भी क्या नाम से आएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो डेबिट में भी CLC, क्रेडिट में भी CLC। मतलब जब डेबिट में भी CLC लिखना है, क्रेडिट में भी CLC लिखना है, तो फिर इस एंट्री को करने का मतलब क्या, समझे आप। तो यहां पर सबसे पहला जो डिफरेंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारे एसेट्स, सारे लाइबिलिटीज, सारे एक्सपेंसेस, सारे इनकम, सबका अकाउंट मेंटेन होता है, मगर कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करता, क्योंकि उसको पता करने की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। वो क्यों पता करे, एसेट्स के अकाउंट बना के उसको क्या मिलेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में एसेट के अकाउंट बना के क्या करोगी, पर्पस तो नहीं हमारा। हमें क्या करना, डेटर्स की लिस्ट से, हमें क्या करना, क्रेडिटर की लिस्ट से। कॉस्ट अकाउंटेंट को डेटर की लिस्ट, क्रेडिटर की लिस्ट, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल, लोन, कुछ मतलब नहीं है। हमें मतलब है एक्सपेंडिचर से और सेल से, ठीक है। तो एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हम इन सारे अकाउंट की जगह पर एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, या फिर इसको कह सकते हैं जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया पहला डिफरेंस। अब आते हैं हम दूसरा डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस है, अभी मैंने आपको कहा कि कोई भी एसेट और लायबिलिटी का अकाउंट तो बनाना नहीं है। हाँ, एसेट में एक स्टॉक, बिकॉज स्टॉक इज रिलेटेड टू प्रॉफिट और लॉस। जो स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड होता है, इसलिए स्टॉक का अकाउंट बनता है, ठीक है। चलिए, सेकंड डिफरेंस है कि यहां पर मैंने आपको कहा कि हमें एक्सपेंडिचर और सेल से मतलब है, राइट। अब एक्सपेंडिचर, हम जब ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ते हैं, P&L अकाउंट पढ़ते हैं, तो कितने एक्सपेंडिचर होते हैं, बहुत सारे। अभी मैं आपको कहूँ तो 15-20 नाम, तो अभी आप फटाफट से गिना भी दो। परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट में बात करें तो परचेज, वेजेज, फ्रेट इनवर्ड, है ना। जैसे मान लो डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेडिंग और P&L दोनों की कंबाइंड बात करें तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंटरेस्ट, कितने खर्चे होते हैं, खूब खर्चे होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं। कुछ ट्रेडिंग में आते हैं, कुछ P&L में आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो एक्सपेंडिचर है, हम हर एक्सपेंडिचर का एक अलग अकाउंट बनाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हर एक्सपेंडिचर का अकाउंट बनता है। रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, परचेज अकाउंट, वेजेज अकाउंट, पावर एक्सपेंसेस अकाउंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट। मतलब जितने खर्चे हैं उतने अकाउंट, हर एक्सपेंडिचर का एक सेपरेट अकाउंट। मान लो आपके बिजनेस में 40 एक्सपेंसेस है, तो 40 एक्सपेंसेस के अकाउंट बनेंगे, हर एक्सपेंसेस का सेपरेट अकाउंट। मगर कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है
कि हमारे जितने भी एक्सपेंसेस है हम उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कितने? 5। और हमने इसके लिए कॉस्ट शीट पढ़ी भी है। मटीरियल एक्सपेंसेस, मटीरियल एक्सपेंसेस, वेजेज एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सारे एक्सपेंसेस के अलग अलग अकाउंट नहीं बनते। हमने एक्सपेंसेस को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? मटीरियल, वेजेज, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, ये सारे खर्चे टोटल 5 है। अब हम हर एक्सपेंडिचर का अलग अकाउंट नहीं बनाते। वो एक्सपेंडिचर जिस हेड का होगा हम सीधे उस हेड को डेबिट क्रेडिट करेंगे। मतलब कैसे? जैसे मान लो हमने फैक्ट्री का रेंट पे किया, फैक्ट्री रेंट हमने 40,000 रुपये दिया, फैक्ट्री का रेंट हमने दिया 40,000। प्लांट और मशीनरी का डेप्रीसिएशन 30,000, प्लांट और मशीनरी का डेप्रीसिएशन 30,000। जैसे पावर, फैक्ट्री में पावर की कॉस्ट 10,000। ठीक है, फैक्ट्री में प्लांट और मशीनरी की रिपेयर का एक्सपेंसेस, रिपेयर एक्सपेंसेस वो है 15,000। मान लो ये 4 फैक्ट्री ओवरहेड है, ये 4 फैक्ट्री के ओवरहेड है। ठीक है, अब अकाउंटिंग में क्या होगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करेगा? इसका अकाउंट अलग बनाएगा, फैक्ट्री रेंट, डेप्रीसिएशन का अलग अकाउंट बनेगा, पावर का अलग अकाउंट बनेगा, रिपेयर का अलग अकाउंट बनेगा। मतलब हर एक्सपेंडिचर का अलग अकाउंट। जैसे 40,000 हमने फैक्ट्री रेंट पे किया तो अकाउंटिंग क्या करेगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फैक्ट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने 40,000 रुपये फैक्ट्री रेंट का पेमेंट किया तो ये एंट्री इसकी। डेप्रीसिएशन प्लांट और मशीनरी पे 30,000 का, तो क्या लिखेंगे? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 30,000, डेप्रीसिएशन का अलग अकाउंट बना। पावर का खर्चा पे किया 10,000 तो एंट्री क्या करेंगे? पावर अकाउंट, पावर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, 10,000 रुपये हमने पावर एक्सपेंसेस का पेमेंट किया। रिपेयर और मेंटेनेंस प्लांट एंड मशीनरी की 15,000, एंट्री क्या करेंगे? रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अकाउंट, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस टू कैश, हमने 15,000 रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा पे किया। मतलब फैक्ट्री रेंट का अलग अकाउंट बन रहा है, डेप्रीसिएशन का अलग अकाउंट बन रहा है, पावर एक्सपेंसेस का अलग अकाउंट बन रहा है, रिपेयर और मेंटेनेंस का अलग अकाउंट बन रहा है। मगर कॉस्टिंग कहता है ये सारे खर्चे क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड है ना। तो फैक्ट्री रेंट दिया 40,000, अकाउंट्स में एंट्री करें फैक्ट्री रेंट टू कैश। अब कॉस्टिंग क्या करेगा आपको पता है? फैक्ट्री रेंट कौन से हेड में जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। फैक्ट्री रेंट कौन से हेड में जाएगा? मतलब फैक्ट्री का रेंट फैक्ट्री ओवरहेड है तो हम फैक्ट्री रेंट को डेबिट नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। हमने फैक्ट्री रेंट का खाता नहीं खोला, फैक्ट्री रेंट फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है तो हमने फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट किया टू सीएलसी, कैश की जगह सीएलसी, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। जैसे प्लांट और मशीनरी का डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन किसका है? प्लांट और मशीनरी का। प्लांट और मशीनरी का डेप्रीसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है तो डेप्रीसिएशन की जगह लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड। डेप्रीसिएशन का अकाउंट नहीं खुलेगा, डेप्रीसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड के हेड में जाता है तो हमने फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट किया, डेप्रीसिएशन नहीं, डेप्रीसिएशन का खाता नहीं खुला। टू सीएलसी, प्लांट एंड मशीनरी की जगह, फिक्स्ड एसेट्स की जगह सीएलसी। पावर एक्सपेंसेस, पावर का खर्चा कहाँ जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड में, तो हम एंट्री क्या करेंगे? पावर की जगह क्या लिखेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू सीएलसी, कैश की जगह सीएलसी। रिपेयर और मेंटेनेंस, पावर फैक्ट्री का प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर और मेंटेनेंस है जो कि फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है तो एंट्री क्या करेंगे? रिपेयर और मेंटेनेंस की जगह फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह सीएलसी।
मतलब आप समझे, कोई भी खर्चा नाम से डेबिट नहीं होगा। मतलब ऐसे नहीं है कि ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को डेबिट करो, नहीं। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस की जगह क्या लिखेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। समझा? तो कोई भी खर्चा नाम से नहीं आता, हर खर्चा किस हेड में जाता है? वो हेड डेबिट होता है। समझ गए? तो इसका मतलब तो इतने सारे अकाउंट जो एक्सपेंडिचर के अकाउंट है बनाने ही नहीं। एक्सपेंडिचर के केवल 5 अकाउंट ही बनाने, मटेरियल, वेजेज, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अभी मैंने आपको देखो क्या कहा, एसेट्स और लायबिलिटी के अकाउंट ही नहीं बनाने। तो बैलेंस शीट वाले जो एसेट्स और लायबिलिटी है वो तो उसका कोई अकाउंट नहीं बनाना, केवल खर्चे के अकाउंट बनाने और सेल्स का अकाउंट, है ना। तो इसका मतलब तो खर्चे में भी केवल 5 खर्चे के अकाउंट ही बनाने, मटेरियल, वेजेज, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कोई रेंट अकाउंट नहीं, कोई सैलरी अकाउंट नहीं, कोई पावर एक्सपेंसेस अकाउंट नहीं, कोई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस नहीं, कोई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नहीं, कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस नहीं। कोई भी खर्चा नाम से तो बनता ही नहीं है, अकाउंट ही नहीं बनता। वो किस हेड में जाता है? सीधा वो हेड ही उसमें आएगा। मतलब ऑफिस का कोई खर्चा है तो ऑफिस की सैलरी, तो ऐसे नहीं कि सैलरी अकाउंट डेबिट, नहीं। ऑफिस की सैलरी है तो कहाँ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो सैलरी अकाउंट डेबिट नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अकाउंट डेबिट। समझे? तो केवल 5 एक्सपेंडिचर के अकाउंट ही बनाने, मटेरियल, वेजेज, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये सेकंड डिफरेंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में। पहला डिफरेंस तो ये था कि कोई भी एसेट्स और लायबिलिटी का अकाउंट नहीं बनता, और दूसरा डिफरेंस है कि सारे खर्चे 5 हेड में डिवाइड हो जाते हैं, फिर सीधा हेड का अकाउंट ही बनता है। हर खर्चे के नाम से इंडिविजुअल अकाउंट नहीं बनता, सैलरी अकाउंट नहीं बनता, रेंट अकाउंट नहीं बनता, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट नहीं बनता, डेप्रीसिएशन अकाउंट नहीं बनता, वेजेज तो बनेगा, वेजेज तो बनेगा, ठीक है। तो कोई भी खर्चा अपने नाम से नहीं आएगा, सीधा वो किस हेड का है? सीधा हेड का अकाउंट बनेगा। तो केवल 5 हेड के अकाउंट बनाने, एक तो मटेरियल अकाउंट, एक वेजेज अकाउंट, एक आएगा फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, एक आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अकाउंट, एक आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट। अच्छा, ये जो मटेरियल अकाउंट है ना, ये भी मटेरियल अकाउंट के नाम से नहीं आता, इसका नाम हो जाता है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्या नाम हो जाता है? मटेरियल का नाम यहां पर चेंज होके हो जाता है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्या नाम हो जाता है? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। नाम चेंज है, अपने को क्या करना, मटेरियल नहीं लिखे, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, एक ही बात है। अच्छा, यहां पर क्या करते हैं, हर नाम अकाउंट के नाम के पीछे कंट्रोल अकाउंट लगाते हैं। जैसे वेजेज अकाउंट नहीं, वेजेज कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो हम क्या दिक्कत है इसमें, कंट्रोल अकाउंट लिख देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो मटेरियल का नाम मटेरियल कंट्रोल नहीं, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेजेज कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। तो ये सेकंड डिफरेंस हो गया, केवल 5 एक्सपेंडिचर के अकाउंट, मटेरियल मतलब स्टोर लेजर, वेजेज, एडमिनिस्ट्रेटिव, फैक्ट्री और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये दूसरा डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे डिफरेंस की। तीसरा डिफरेंस अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये जो तीसरा डिफरेंस है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, हम क्या करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जब ईयर एंड होता है तो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट में क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो हम क्या करते हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं हम उनको ट्रांसफर कर देते हैं। कुछ एक्सपेंडिचर को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, कुछ एक्सपेंडिचर को P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, राइट। जैसे मटेरियल का एक्सपेंडिचर, वेजेज का एक्सपेंडिचर और फैक्ट्री के जो भी एक्सपेंडिचर है उनको तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, उसको हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं।
हम ऐसा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट बनता है, उससे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है, करेक्ट। कॉस्टिंग में भी प्रॉफिट लॉस को पता करते हैं, मगर वहाँ ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता। कॉस्टिंग में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता। हाँ, पी एंड एल बनता है, बट उसका तरीका थोड़ा अलग है। पी एंड एल का तरीका थोड़ा अलग है। अब क्या अलग है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता तो क्या बनता है, कैसे कैलकुलेशन होती है, बिल्कुल आप ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमने एक्सपेंसेस को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला एक्सपेंसेस कौन सा, रॉ मटेरियल, जिसको हम लिख सकते हैं स्टोर लेजर, या चलो यहाँ पर समझाने के लिए मैं रॉ मटेरियल लिख देता हूँ, रॉ मटेरियल। ये हमारा पहला एक्सपेंसेस। दूसरा एक्सपेंसेस वेजेज। तीसरा एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड। मैंने OH शॉर्ट में लिखा है, ओवरहेड है इसका मतलब, फैक्ट्री ओवरहेड। फिर एक एक्सपेंसेस में यहाँ लिखता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और एक एक्सपेंसेस में लिखता हूँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अभी ये ऐसे क्यों लिखे हैं, अभी मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा ऐसे क्यों लिखे। यहाँ पर एक अकाउंट और बनता है जिसका नाम होता है WIP अकाउंट। क्या होता है, WIP अकाउंट। एक अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है फिनिश गुड्स अकाउंट, फिनिश गुड्स अकाउंट। एक अकाउंट होता है जिसका नाम होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। और एक बनता है पी एंड एल, कॉस्टिंग पी एंड एल। क्या बनेगा, कॉस्टिंग पी एंड एल। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल का एक्सपेंसेस, जिसको हम वहां लिखते हैं परचेज। ट्रेडिंग जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो परचेज वर्ड, यहाँ परचेज नहीं, रॉ मटेरियल सीधा ही, मतलब स्टोर लेजर। तो हम 3 एक्सपेंडिचर, मटेरियल का एक्सपेंडिचर, वेजेज का एक्सपेंडिचर और फैक्ट्री एक्सपेंसेस, हम ये तीनों कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता, उसकी जगह बनता है WIP अकाउंट। क्या बनता है, WIP अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है वो भी, मगर ये जो 3 एक्सपेंसेस ट्रांसफर करते हैं, वहां ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग में, यहां ट्रांसफर करते हैं WIP अकाउंट में। WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। ये जो WIP अकाउंट है ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली प्रोडक्शन को। एक तरह से ये प्रोडक्शन का अकाउंट है। किसका अकाउंट है, प्रोडक्शन का अकाउंट है। तो रॉ मटेरियल को हम कहां पर ट्रांसफर करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, यहां पर ट्रांसफर करते हैं WIP अकाउंट में। वेजेज को कहां ट्रांसफर करते हैं, WIP अकाउंट में। और फैक्ट्री ओवरहेड को कहां ट्रांसफर करते हैं, WIP अकाउंट में। जैसे वहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते हैं, यहाँ WIP अकाउंट बनता है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, यहाँ ट्रांसफर होता है। अब ये WIP अकाउंट कैसे बनता है, देखो WIP अकाउंट का अगर मैं फॉर्मेट बताऊं आपको, ट्रेडिंग अकाउंट का तो आपको पता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेज, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक, टू GP, है ना, ऐसे। ये थोड़ा सा अलग है। WIP अकाउंट में सबसे पहले हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इसका, WIP का। WIP का भी स्टॉक होता है ना, 3 तरह के स्टॉक होते हैं, एक होता है रॉ मटेरियल का स्टॉक, एक होता है WIP का स्टॉक, और एक फिनिश गुड्स का स्टॉक। तो WIP अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस, या केवल लिख सकते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब है WIP स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, मटेरियल जो आया, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में तो लिखते हैं परचेज, यहाँ पर क्या, जो मटेरियल आया, मतलब जो मटेरियल हमने कंज्यूम किया, ये मटेरियल का खर्चा आ गया, उसका नाम क्या होता है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया। टू वेजेज कंट्रोल अकाउंट, ये खर्चा कौन सा आया, वेजेज का खर्चा आ गया,
टू वेजेज कंट्रोल अकाउंट, और एक खर्चा यहाँ पर और आता है टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। जैसे हम ट्रेडिंग में लिखते हैं ना, टू वेजेज टू फैक्ट्री, यहाँ पर WIP में लिखते हैं। फिर यहाँ से जितना गुड्स बन गया, मतलब WIP बेसिकली प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो देखो फैक्ट्री जो होती है ना, देखो ये है हमारी फैक्ट्री, ये है स्टोर, ये है हमारी फैक्ट्री जहाँ मशीनें लगी हुई है, प्रोडक्शन का काम हो रहा है, और ये है हमारा वेयर हाउस। वेयर हाउस यहाँ पर होता है रॉ मटेरियल, यहाँ होता है रॉ मटेरियल, यहाँ जो होता है उसको कहते हैं WIP, यहाँ मतलब प्रोडक्शन का काम चल रहा है, और यहाँ जो होता है वो होता है फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल हम लेके आते हैं फैक्ट्री में, यहाँ पर प्रोडक्शन का काम होता है, और जब वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है तो कहाँ ले जाते हैं, वेयर हाउस में ले जाते हैं। मतलब जब वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है तो फैक्ट्री में रखने का मतलब नहीं, तब उसको वेयर हाउस में ले जाके रख देते हैं, वहाँ से उसको बेच देते हैं। करेक्ट। तो देखो ये रॉ मटेरियल आया, ये रॉ मटेरियल आया फैक्ट्री में, ये जो आ रहा है ना रॉ मटेरियल WIP में, मतलब WIP का मतलब है ये फैक्ट्री है, ये WIP बेसिकली फैक्ट्री है। यहाँ पर रॉ मटेरियल आ रहा है, फिर यहाँ पर एक खर्चा लग रहा है वेजेज, यहाँ एक खर्चा लग रहा है फैक्ट्री ओवरहेड, और जैसे ही यहाँ पर गुड्स बन के तैयार हो गया, जैसे ही यहाँ गुड्स बन के तैयार हो गया, हमने उसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दिया। फिनिश गुड्स का मतलब होता है वेयर हाउस। ये क्या है, फैक्ट्री, ये है हमारी फैक्ट्री, और ये क्या है, वेयर हाउस। नाम क्या दिया है, फिनिश गुड्स अकाउंट। क्या नाम दिया है, फिनिश गुड्स अकाउंट। तो फैक्ट्री में जैसे ही गुड्स बन के तैयार हो गया, मतलब WIP में जैसे ही गुड्स बन के तैयार हो गया, वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो गया, मतलब वेयर हाउस में ट्रांसफर हो गया। फिनिश गुड्स अकाउंट मतलब वेयर हाउस का अकाउंट, ठीक है, फिनिश गुड्स का अकाउंट। यहाँ पर फिनिश गुड्स अकाउंट में कहाँ से आता है गुड्स, फैक्ट्री से, मतलब WIP से। यहाँ हम एक और खर्चा चार्ज करते हैं, और वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का खर्चा कहाँ चार्ज होता है, फिनिश गुड्स पे चार्ज होता है। अगर मैं फिनिश गुड्स का अकाउंट बताऊं कि कैसे बनेगा फिनिश गुड्स का अकाउंट, तो फिनिश गुड्स में पहले से स्टॉक हो सकता है, ये स्टॉक कौन सा होगा, फिनिश गुड्स का स्टॉक। WIP का स्टॉक WIP में, अच्छा WIP में से जितना गुड्स ट्रांसफर हो गया बाई फिनिश गुड्स, WIP का अकाउंट एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। WIP अकाउंट में देखो ये क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक, फिर ये मटेरियल का खर्चा आया, ये वेजेज का खर्चा आया, ये फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा है, 3 खर्चे आ गए। फिर यहाँ पर जितना गुड्स ड्यूरिंग द ईयर हमने कंप्लीट कर लिया, वो कहाँ चला गया, फिनिश गुड्स में चला गया, मतलब वेयर हाउस में चला गया, और पीछे बच गया WIP का क्लोजिंग स्टॉक बाई बैलेंस कैरीड आउट। ये बन गया WIP अकाउंट। ये क्या बन गया, ये बन गया WIP का अकाउंट। अब फिनिश गुड्स का अकाउंट कैसे बनेगा, फिनिश गुड्स में क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ये क्या है, ये फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है। WIP में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब है WIP का ओपनिंग स्टॉक, ये फिनिश गुड्स का ओपनिंग। यहाँ पर गुड्स बनकर आया, कहाँ से आया, WIP से आया, तो यहाँ लिखेंगे टू WIP। ये गुड्स बनकर आया, ये पहले से पड़ा था, ये और बनकर आया, फिर इसमें से गुड्स हम बेच देंगे। जितनी लागत का, जितनी कॉस्ट का गुड्स हमने बेच दिया, वो यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है बाई कॉस्ट ऑफ, अच्छा यहाँ पर एक खर्चा और आ गया, कौन सा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का खर्चा यहाँ आता है, फिनिश गुड्स में आता है। कहाँ पर आता है, फिनिश गुड्स अकाउंट में आता है, बाई कॉस्ट। यहाँ पर जितना गुड्स, फिर वेयर हाउस, ये है वेयर हाउस, यहाँ से जितनी लागत का गुड्स, जितनी कॉस्ट का गुड्स हमने बेच दिया, वो यहाँ से चला जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में। वेयर हाउस में से जितनी कॉस्ट का गुड्स हम बेच देते हैं, वो फिनिश गुड्स अकाउंट में से निकल के कहाँ चला जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में चला जाता है ना। और ये फिनिश गुड्स का अकाउंट कंप्लीट हो गया, और पीछे बच गया फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक। समझा, मतलब आप समझो ये वेयर हाउस है, यहाँ पर पहले से स्टॉक पड़ा है, इतना और बन के आया, और यहाँ पर एक खर्चा और लगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। जो गुड्स हमने बेच दिया उसकी कॉस्ट यहाँ से ट्रांसफर हो जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और पीछे बच जाता है क्लोजिंग स्टॉक। अब हम आ गए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में आ गए। कहाँ आ गए, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट पर। यहाँ पर खर्चा कहाँ से आता है, फिनिश गुड्स से, मतलब जितनी कॉस्ट का गुड्स बेच दिया वो वेयर हाउस से उसकी कॉस्ट आई। यहाँ पर एक खर्चा और आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मतलब अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट बनाऊं, कॉस्ट ऑफ
सेल्स का अगर मैं अकाउंट बनाऊं तो कैसे बनेगा? इसमें कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, ये तो कॉस्ट, ये स्टॉक तो है नहीं। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस किस में हो सकता है? WIP में हो सकता है क्योंकि वो स्टॉक होता है। फिनिश गुड्स में हो सकता है क्योंकि वो स्टॉक होता है। हाँ, स्टोर लेजर में भी हो सकता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स, यहाँ पर फिनिश गुड्स से जितनी कॉस्ट का गुड्स बेच दिया वो फिनिश गुड्स से निकल के देखो यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, है ना। यहाँ पर एक और खर्चा आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और ये फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई, और ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये मिलकर हमारी टोटल कॉस्ट बन गई, और ये टोटल कॉस्ट ट्रांसफर हो जाती है कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर हो जाती है? कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। फिनिश गुड से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यहाँ पर एक खर्चा और ऐड हुआ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों मिलकर P&L में ट्रांसफर, ये यहाँ से P&L में ट्रांसफर। अब बारी आती है P&L की, और ये हम बनाएंगे प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। अब P&L कैसे बनेगा? कॉस्टिंग P&L, कॉस्टिंग P&L। यहाँ पर ये जो हमने कॉस्ट ट्रांसफर की है ये यहाँ आ जाएगी टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब ये हो गई टोटल कॉस्ट। यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्स, इधर की तरफ लिखेंगे सेल्स, और इसका डिफरेंस आएगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। मान लो नेट प्रॉफिट आया तो ये हो गया नेट प्रॉफिट। अच्छा, नेट प्रॉफिट हम क्या करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? कैपिटल में ऐड कर देते हैं, जो बैलेंस शीट में कैपिटल होती है उसमें नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं और उसमें से ड्राइंग लेस कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो ये नेट प्रॉफिट की जगह हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ कैपिटल अकाउंट तो नहीं बनता, कैपिटल की जगह पर बनता है CLC अकाउंट। तो ये जो भी नेट प्रॉफिट आता है वो हम यहाँ से लिख देते हैं टू CLC, नेट प्रॉफिट। ये सीधा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? CLC अकाउंट में, मतलब कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, और ये बन गया हमारा कॉस्टिंग P&L अकाउंट। कॉस्टिंग P&L में भी कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। ये टोटल कॉस्ट आ गई, ये सेल्स आ गई, और डिफरेंस नेट प्रॉफिट कहाँ चला गया? CLC अकाउंट पर। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम है, मतलब नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम है। मतलब यहाँ पर एक अकाउंट, मतलब एक्सपेंसेस के 5 अकाउंट तो बनते ही है। ये एक्सपेंसेस के 5 अकाउंट, एक तो बन गया एक्सपेंसेस का रॉ मटेरियल अकाउंट, ये बन गया वेजेज का दूसरा अकाउंट एक्सपेंसेस का, ये बन गया फैक्ट्री ओवरहेड तीसरा अकाउंट, ये बन गया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चौथा अकाउंट, और ये बन गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पांचवा अकाउंट। ये 5 तो बन गए हमारे एक्सपेंसेस के अकाउंट। फिर उसके बाद में एक अकाउंट तो बना ये WIP, ये बना WIP, फिर बना फिनिश गुड्स, और फिर बना कॉस्ट ऑफ सेल्स, और लास्ट में जाके बना कॉस्टिंग P&L। ये 3 खर्चे 1 2 3 ये जाते हैं WIP में, एडमिनिस्ट्रेटिव जाता है फिनिश गुड्स में, सेलिंग ओवरहेड जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में। WIP में से जब गुड्स, जितना गुड्स बन के तैयार हो गया वो फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स में से जितना गुड्स हमने बेच दिया वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और कॉस्ट ऑफ सेल्स पूरी की पूरी ट्रांसफर होती है P&L में, और P&L का प्रॉफिट या लॉस CLC अकाउंट में। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग है, राइट? बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। अब यहां पर एक्सपेंसेस का अकाउंट कैसे बनता है? इजी है। एक्सपेंसेस अकाउंट में क्या है, जैसे मान लो वेजेज का अकाउंट बनाना है, तो वेजेज का अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैसे बनता है? अगर वेजेज का अकाउंट मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाना हो तो कैसे बनता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग में बनाना हो तो कैसे बनता है? समझना, देखो वेजेज का अकाउंट, अगर मुझे वेजेज का अकाउंट बनाना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, वेजेज का जब हम पेमेंट करते हैं तो एंट्री करते हैं वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। और फिर ईयर एंड होने पर इस वेजेज को हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या लिखते हैं? बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। ये बन गया वेजेज का अकाउंट, कहाँ पे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में वेजेज का अकाउंट कैसे बनेगा? वेजेज का अकाउंट कॉस्ट अकाउंटिंग में कैसे बनेगा? टू CLC, कैश की जगह CLC। वेजेज का जब हम पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? वेजेज कंट्रोल, नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर? वेजेज कंट्रोल अकाउंट, वेजेज कंट्रोल अकाउंट।
जब हम वेजेज का पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, वेजेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कैश नहीं, कैश की जगह कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो टू सीएलसी अकाउंट, और इस वेजेज को हम ट्रांसफर कर देते हैं डब्ल्यूआईपी अकाउंट में, क्योंकि यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता, तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, बाई डब्ल्यूआईपी अकाउंट, बाई डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल में किसी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अगर है तो बिल्कुल खत्म कर दो, क्योंकि कंट्रोल वर्ड जोड़ना है आगे, कंट्रोल अकाउंट। तो वेजेज, ये बना वेजेज अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, और ये बना कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टू कैश और बाई ट्रेडिंग, यहाँ टू सीएलसी और बाई डब्ल्यूआईपी। फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट कैसा बनेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, टू कैश और बाई ट्रेडिंग, और यहां कैसे बनेगा, ये कॉस्टिंग में कैसे बनेगा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट कैसे बनेगा, टू सीएलसी, कैश की जगह टू सीएलसी, और उसको हम ट्रांसफर करेंगे बाई डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट की जगह डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्टिंग में कैसे बनेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैसे बनेगा, टू कैश पेमेंट किया और बाई पी एंड एल, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को हम पी एंड एल में ट्रांसफर करते हैं। यहां क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू सीएलसी, ये तो हमने किया पेमेंट, टू सीएलसी क्या किया, पेमेंट, और बाई फिनिश गुड्स, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होता है, बाई फिनिश गुड्स, ये बन गया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। सेलिंग ओवरहेड कैसे बनेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट्स में कैसे बनेगा, टू कैश पेमेंट करेंगे और इसको ट्रांसफर करेंगे बाई पी एंड एल में ट्रांसफर कर देंगे ईयर एंड होने पर। यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट बनेगा, पेमेंट करेंगे तो टू सीएलसी, ये हमने किया पेमेंट, और इसको ट्रांसफर करेंगे बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में। मतलब एक तो डब्ल्यूआईपी का अकाउंट नया है, एक दूसरा अकाउंट नया कौन सा है, फिनिश गुड्स का अकाउंट, और तीसरा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। ये तीन नए अकाउंट है जो अकाउंट्स में नहीं बनाते, डब्ल्यूआईपी अकाउंट, फिनिश गुड्स अकाउंट और कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। ये जो तीन खर्चे हैं, मटेरियल, वेजेज, फैक्ट्री ओवरहेड, ये ट्रांसफर होते हैं डब्ल्यूआईपी में, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ट्रांसफर होता है फिनिश गुड्स में, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ट्रांसफर होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में। जो कॉस्टिंग पी&एल बनाते हैं उससे प्रॉफिट लॉस आता है, और वो प्रॉफिट लॉस फाइनली सीएलसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो अल्टीमेटली कॉस्टिंग में कितने अकाउंट बने, कॉस्टिंग में टोटल अकाउंट कितने बनेंगे, देखो मैं बताता हूं आपको। एक नंबर रॉ मटेरियल का अकाउंट, दो नंबर वेजेज का अकाउंट, तीन नंबर फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, चार नंबर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, पांच नंबर सेलिंग। ये पांच तो बन गए एक्सपेंसेस के अकाउंट। डब्ल्यूआईपी का अकाउंट नंबर 6, फिनिश गुड्स हो गया नंबर 7, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया नंबर 8, कॉस्टिंग पी&एल हो गया, कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट हो गया नंबर 9, और एक बनेगा सीएलसी अकाउंट। ये जो प्रॉफिट लॉस है ये कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, सीएलसी अकाउंट में, ये बनेगा नंबर 10। 10 अकाउंट बनते हैं। रॉ मटेरियल अकाउंट जिसका नाम होता है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसका नाम क्या होता है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट नाम होता है। वेजेज कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, 5 एक्सपेंसेस के अकाउंट, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। कॉस्ट ऑफ सेल्स के नाम के पीछे कंट्रोल वर्ड नहीं होता है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट, इसके नाम के पीछे भी कंट्रोल नहीं होता, कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट, और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, सीएलसी अकाउंट। ये 10 अकाउंट हमें बनाना सीखना है, क्योंकि एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन आता है वो अकाउंट बनाने का आता है, एंट्रीज करने का क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। ठीक है,
आ तो सकता ही है, मगर अगर आपको अकाउंट आता है तो एंट्रीज तो उसे बना ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। तो आपको अकाउंट सीखने पड़ेंगे कि ये अकाउंट कैसे बनाते हैं। रॉ मटेरियल का अकाउंट का नाम क्या हो जाएगा? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्या नाम होता है इसका? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये इसका जनरली नाम होता है। ठीक है, तो ये तीसरा डिफरेंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में। अब बारी आती है चौथे डिफरेंस की। एक और डिफरेंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में, एक और डिफरेंस है, वो समझ लेते हैं, फिर आज की क्लास को हम एंड करेंगे। फिर छोटे मोटे और डिफरेंस है वो नेक्स्ट क्लास में, मतलब ऐसा नहीं है कि बस ये चार ही डिफरेंस है, और डिफरेंस कुछ होते ही नहीं है, मतलब और कुछ समझना ही नहीं है। चार तो मेजर डिफरेंस है, इसके अलावा भी थोड़ा बहुत कुछ समझना है, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे ना। अच्छा, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना, जैसे मैंने आपको कहा फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ ट्रांसफर होता है? WIP में। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कहाँ ट्रांसफर होता है? फिनिश गुड्स में। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहाँ ट्रांसफर होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। मगर ये जो ट्रांसफर होता है ना, ये होता है एब्जॉर्ब्ड। फैक्ट्री ओवरहेड क्या होते हैं? एब्जॉर्ब्ड होते हैं। एब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है एस्टिमेटेड। एब्जॉर्ब का मतलब आप क्या समझ सकते हो? एस्टिमेटेड। हमने ओवरहेड के चैप्टर में पहले से पढ़ा है एब्जॉर्ब क्या होता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड WIP में जो ट्रांसफर होते हैं वो अमाउंट होता है एस्टिमेटेड, मतलब एब्जॉर्ब्ड का अमाउंट होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फिनिश गुड्स में जो ट्रांसफर होते हैं ये अमाउंट होता है एब्जॉर्ब्ड, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर होता है वो ये होता है एब्जॉर्ब्ड। तो इसका मतलब ये है कि अगर फैक्ट्री ओवरहेड WIP में ट्रांसफर होते हैं और ये अमाउंट एब्जॉर्ब्ड होता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट में अंडर एब्जॉर्ब्ड या ओवर एब्जॉर्ब्ड आ सकता है। कैसे, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूं, है ना, समझना आप लोग। जैसे मान लो हमने फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट बनाया। फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट हम बना रहे हैं अकाउंट्स में, फाइनेंशियल अकाउंट्स में। तो वहां तो क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड का पेमेंट किया टू कैश, और जितना पेमेंट किया है, मतलब एक्चुअल खर्चा जितना है उतना ही ट्रेडिंग में ट्रांसफर होता है। मतलब ये ट्रेडिंग में कब ट्रांसफर होता है? ईयर एंड होने पर जितना एक्चुअल खर्चा है उतना ट्रेडिंग में ट्रांसफर, ये ट्रेडिंग में ट्रांसफर। तो यहां दिक्कत होती नहीं है, यहां पर जितना भी बैलेंस बचा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट में पूरा का पूरा ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर दो, तो यहां दिक्कत होती नहीं है अकाउंट्स में। मगर कॉस्टिंग में क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट बनेगा, तो टू कैश की जगह क्या आएगा? टू CLC, ये तो है पेमेंट, और यहां से ट्रांसफर होता है बाय WIP। मगर यहां ये जो ट्रांसफर होता है ना, ये जो अमाउंट आता है, ये वाला जो अमाउंट, ये जरूरी नहीं कि यही हो, ये मतलब जितना पेमेंट किया उतना ही ट्रांसफर किया, ये जरूरी नहीं कि बराबर हो। ये जो ट्रांसफर होता है, मतलब ये जो WIP में ट्रांसफर होता है, ये होता है एब्जॉर्ब्ड। क्या होता है? एब्जॉर्ब्ड। जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, इतना एब्जॉर्ब किया, और ये जो एब्जॉर्ब्ड वाला अमाउंट है वो इस एक्चुअल वाले, ये है एक्चुअल, ये क्या है? एक्चुअल, मतलब जितना एक्चुअल खर्चा है, जितना हमने पेमेंट किया, ये है एक्चुअल, ये है एब्जॉर्ब्ड। ये है एब्जॉर्ब्ड, मतलब जो ट्रांसफर हो रहा है वो एब्जॉर्ब्ड है, और जो इधर हमने पे किया है ये एक्चुअल है। तो जरूरी नहीं कि ये दोनों बराबर ही हो। क्वेश्चन में आपको दोनों का अलग अलग अमाउंट दिया हुआ हो सकता है। आपको ये दिया हुआ हो सकता है कि एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 2 लाख रुपए, मान लो ये दिया हुआ है एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 2 लाख रुपए, और फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड 1,80,000। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? इस अकाउंट में बैलेंस आ गया, इधर बैलेंस आया, इधर बैलेंस आया, ये हो गया अंडर एब्जॉर्ब्ड। अंडर एब्जॉर्ब्ड क्यों? मैंने आपको बताया था ओवरहेड चैप्टर में कि अंडर एब्जॉर्ब्ड का मतलब है कि जब एब्जॉर्ब्ड कम होता है और एक्चुअल ज्यादा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? अंडर एब्जॉर्ब्ड। तो एक्चुअल है 2 लाख, एब्जॉर्ब्ड किया हमने 180, क्योंकि हम खर्चा कॉस्टिंग में एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब एस्टीमेट के बेस पर चार्ज करते हैं। तो हमने खर्चा एब्जॉर्ब किया 180, जबकि एक्चुअल खर्चा है 2 लाख। तो एब्जॉर्ब्ड कम है, कितना कम है? 20,000। तो इधर की तरफ 20,000 का फर्क आ रहा है, इधर की तरफ 20,000 का फर्क आ रहा है, और ये क्या है? अंडर एब्जॉर्ब्ड। इधर की तरफ फर्क आ रहा है, मतलब एब्जॉर्ब्ड कम है, मतलब अंडर एब्जॉर्ब्ड है। अब इस 20,000 का क्या करना है? ये दिक्कत अकाउंट्स में नहीं आती। अकाउंट्स में तो जितना एक्चुअल होता है उतना ही ट्रेडिंग में ट्रांसफर होता है, तो सेम अमाउंट यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। मगर यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पर एक्चुअल
अलग हो सकता है एब्जॉर्ब्ड से। अब हाँ, ये भी हो सकता है बराबर हो, बराबर है तो ठीक है, कोई अंडर एब्जॉर्ब नहीं, कोई ओवर एब्जॉर्ब नहीं। बट यहाँ पर ऐसा जनरली होता है कि एक्चुअल खर्चा और एब्जॉर्ब्ड ये दोनों अलग अलग है। तो अब ये 20,000 जो अंडर एब्जॉर्ब्ड है, इसका करना क्या है? 20,000 अंडर एब्जॉर्ब्ड है क्योंकि एब्जॉर्ब्ड कम है। अगर मान लो ये होता 2,20,000 और इधर होता 2 लाख, तो फर्क इधर आता 20,000 का, तो ये 20,000 क्या हो जाता? ओवर एब्जॉर्ब्ड। मतलब एब्जॉर्ब्ड ज्यादा है, एक्चुअल कम है, इसका मतलब क्या हो गया? ओवर एब्जॉर्ब्ड। इधर फर्क आता है तो ओवर एब्जॉर्ब्ड, और इधर फर्क आता है तो अंडर एब्जॉर्ब्ड। बात तो ठीक है, चलो अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवर एब्जॉर्ब्ड ठीक है। करना क्या है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है ये कहता है इसके दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं। ये जो 20,000 का फर्क आ रहा है, किधर ही हो, 10, 20, 30, 40 जो भी फर्क आ रहा है, ये जो भी फर्क आ रहा है और जिधर भी फर्क आ रहा है, चाहे इधर की तरफ फर्क आओ डेबिट की तरफ, चाहे क्रेडिट की तरफ फर्क हो, मतलब अंडर एब्जॉर्ब्ड हो या ओवर एब्जॉर्ब, उसका ट्रीटमेंट क्या करना है? तो इसने बताया इसके दो ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। या तो जो भी अंडर एब्जॉर्ब्ड या ओवर एब्जॉर्ब्ड आता है उसको आप, मतलब जो भी बैलेंस आता है, चाहे वो अंडर एब्जॉर्ब्ड हो चाहे वो ओवर एब्जॉर्ब्ड हो, उसको आप पी एंड एल में ट्रांसफर कर दो, जिधर भी आए सीधा कहाँ ट्रांसफर कर दो? पी एंड एल। बाई साइड में फर्क आ रहा है तो बाई पी एंड एल 20,000, टू साइड में फर्क आ रहा है तो टू पी एंड एल 20,000। अगर 20,000 का फर्क है तो 25,000 का फर्क है तो 25,000 ट्रांसफर, मतलब जो भी फर्क आ रहा है वो पी एंड एल में ट्रांसफर कर दो, जिधर भी फर्क आ रहा है। पहला तो ट्रीटमेंट ये। और दूसरा ट्रीटमेंट ये है कि आप बैलेंस रहने दो, जिधर भी आ रहा है उसको बैलेंस रहने दो और उसको कैरी फॉरवर्ड कर देना। मतलब मान लो इधर 20,000 का फर्क आ रहा है, ये हमने किया, और इधर 20,000 का फर्क आ गया, हमने यहां लिखा ये 2 CLC है 2 लाख, और ये एब्जॉर्ब्ड हमने किया 180। ये सब दे रखा होगा, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, एक्चुअल एब्जॉर्ब सब दे रखा होगा। तो ये 2 लाख है, ये एब्जॉर्ब्ड है 180, तो फर्क इधर आ रहा है। तो एक तो तरीका क्या कहता है, पी एंड एल में, मतलब कॉस्टिंग पी एंड एल में ट्रांसफर कर दो, कॉस्टिंग पी एंड एल में ट्रांसफर कर दो 20,000, बात खत्म, है ना। या फिर एक काम करो, इसको बैलेंस रहने दो, बाई बैलेंस कैरी डाउन, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दो। हो सकता है इस साल अंडर एब्जॉर्ब्ड आ रहा है, अगले साल ओवर एब्जॉर्ब्ड आ जाए, तो एडजस्टमेंट चलता रहेगा। मतलब जिधर भी फर्क आए आप उसको बैलेंस में लेकर कैरी फॉरवर्ड करते जाओ। ये दूसरा तरीका है, या तो पी एंड एल में ट्रांसफर कर दो जिधर भी फर्क आए, या फिर कैरी फॉरवर्ड करो। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में दे रखा होगा क्या करना है। अगर क्वेश्चन कहे कि पी एंड एल में ट्रांसफर कर दो तो कर दो, अगर क्वेश्चन कहे कैरी फॉरवर्ड करो तो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब बैलेंस रख देंगे। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहे तो क्या करना है, पी एंड एल में ट्रांसफर कर दो। इसलिए मैंने ये पहले नंबर पे लिखा है, पी एंड एल में ट्रांसफर करके खत्म कर दो। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहे तो पी एंड एल में ट्रांसफर करके खत्म कर दो। ऐसा ही आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट में भी आ सकता है, इसमें भी बैलेंस आ सकता है। तो बैलेंस का क्या करना है, या तो पी एंड एल में ट्रांसफर करो और या फिर बैलेंस रहने दो, जिधर भी आए। ऐसा ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में भी हो सकता है, यहाँ पर भी बैलेंस आ सकता है। मतलब ये जो ओवरहेड है इसमें ऐसा हो सकता है। तो अगर बैलेंस आता है तो या तो उसको पी एंड एल में ट्रांसफर कर दो या फिर उसको बैलेंस रहने दो। ये है चौथा डिफरेंस। अकाउंट्स में अंडर एब्जॉर्ब ओवर एब्जॉर्ब होता ही नहीं है, मगर कॉस्टिंग में अंडर एब्जॉर्ब ओवर एब्जॉर्ब हो सकता है। उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, या तो पी एंड एल में ट्रांसफर करना है या बैलेंस रखना है। ये चौथा डिफरेंस, चौथा मेन डिफरेंस। मतलब 4 मेन डिफरेंस मैंने आपको बताया। 4 मेन डिफरेंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में। पहला, एसेट्स लायबिलिटी के अकाउंट नहीं बनते, उसकी जगह पर सीएलसी अकाउंट बनता है। दूसरा, सारे एक्सपेंसेस के अलग अलग इंडिविजुअल अकाउंट नहीं बनते, 5 हेड के अकाउंट बनते हैं, मटेरियल, वेजेज, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ठीक है। तीसरा डिफरेंस मैंने बताया कि ट्रेडिंग नहीं बनता, उसकी जगह पर मटेरियल, वेजेज और फैक्ट्री ओवरहेड ये WIP अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर होता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर होता है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स पी एंड एल में ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट लॉस सीएलसी अकाउंट में ट्रांसफर होता है। चौथा डिफरेंस मैंने आपको बताया कि कॉस्टिंग में अंडर एब्जॉर्ब्ड और ओवर एब्जॉर्ब्ड का पॉइंट आ सकता है, जो कि अकाउंट्स में नहीं आता। तो अंडर एब्जॉर्ब्ड या ओवर एब्जॉर्ब्ड जो भी है, या तो उसको पी एंड एल में ट्रांसफर कर दो या उसको बैलेंस में रख दो, जैसा क्वेश्चन कहे, ठीक है।
ये 4 मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा छोटे मोटे और पॉइंट है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, छोटे मोटे और डिफरेंस है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और फिर जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो ये थोड़ा और ज़्यादा हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।